हाँ जी मित्रों, मैं कबलो आज भी मेरे पास काफी सारी यूट्यूब कम्युनिटी की इंटरेस्टिंग न्यूज है भाई, वीडियो को अंत तक देखते रहना। तो बढ़ते हुए पहली न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं आशीष चंचलानी के बारे में। तो आशीष चंचलानी रिएक्ट करते हुए दिखते हैं प्रखर के प्रवचन के पॉडकास्ट के अंदर इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी के ऊपर। आप लोग को पता होगा, हमें भी कुछ ही टाइम पहले कंट्रोवर्सी देखने को मिली थी इंडियाज गॉट टैलेंट की, जिसमें आशीष चंचलानी, रेबल किड ये लोग गए हुए थे यार समय रैना के इंडियाज गॉट टैलेंट के एपिसोड के अंदर। आशीष चंचलानी भी वहां पर थे एंड उसी एपिसोड के अंदर भाई रणवीर अलाहाबादिया यानी कि बियर बाइसेप्स ने कुछ ऐसा बोल दिया था, कुछ ऐसी लाइंस का यूज कर दिया था जो कि भाई यूनिवर्सल कंट्रोवर्सी क्रिएट कर दिया, उस शो को बैन तक कर दिया। एंड मल्टीपल इंडियाज गॉट टैलेंट के जो गेस्ट थे जैसे कि आशीष चंचलानी, रेबल किड, कुणाल कामरा, रणवीर अलाहाबादिया एंड और भी काफी सारे लोग, उनको भाई समन तक कर लिया गया था पुलिस के साइड से। तो उस पूरे इंसिडेंट के ऊपर में आशीष चंचलानी का फाइनली रिएक्शन देखने को मिला है एक पॉडकास्ट के अंदर। मैंने बोला ठीक है चल, वो रणवीर को तो करेंगे ही, क्योंकि उससे एक्सपेक्टेड था नहीं कि वो ऐसा बोले। एक्सपेक्टेड क्या उससे एक्सपेक्टेड नहीं था वो ये बोले। एंड मैं जब उधर भी था ना प्रखर, रणवीर कूल बन रहा था, ठीक है। वो ऐसा कि मैं मजे करूंगा, मजे में उसने बोल दिया। मैंने उसको ब्रेक में बोला भी था, मैंने बोला रणवीर थोड़ा डायल डाउन कर। नहीं, इसी लाइन को लेके बोला था डायल डाउन कर, मतलब डिड इट स्टैंड पूरी आउट? ओवरऑल अच्छा, उधर बहुत बातें हुई थी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये बात हुई थी। तो मैंने बोला रणवीर मतलब तू समय नहीं है, मैं ही नहीं बोल रहा हूँ ये सब, थोड़ा डायल डाउन करते यार। तो इट्स लाइक नहीं, एवरीबडी यहाँ पे अनहिंज्ड ही आते हैं। आई थिंक वो मजाक के मूड में था। आई डोंट इवन थिंक ही मेंट ऑल ऑफ दैट। सब ऑब्वियसली नोबडी bro. If you meant that, then we need a committee. the thing is ना प्रखर, अभी केस हुआ, ठीक है, कोई इधर था नहीं। समय पेरिस में था शायद, समय यूएस में था। पाजी पेरिस में थे, रणवीर अंडरग्राउंड हो गया, अपूर्व भी गुम हो गई। बैंड्रा साइड पुलिस वाले सिर्फ एक इंसान को जानते हैं, उस पैनल पे जो बैठा हुआ था वो था मैं। पुलिस वाले जानते हैं पापा को, क्योंकि ऑब्वियसली दे नो हिम पहले से ही। आया मेरे को और पापा को कॉल कि आप अभी पुलिस स्टेशन आओ, हमको ऊपर से ऑर्डर आए हैं, हमें जानना है हुआ क्या है। एंड वो पुलिस वाले सबको कांटेक्ट करने की कोशिश कर रहे थे, कोई क्या है फोन उठा नहीं रहा था। चीजें तब गर्म हुई जब सीएम फडणवीस जी ने न्यूज पे आके बोल दिया कि ये गलत है, यू हैव टू लुक इनटू मैटर। अब जब सीएम बोलता है तो पुलिस वाले हो जाते हैं चार्ज्ड, क्योंकि सीधा आता है ऊपर से ऑर्डर। तो वो भड़क गए बहुत कि कोई फोन क्यों नहीं उठा रहा है। और बाकी अगर हम इंडियाज गॉट टैलेंट की कंट्रोवर्सी के बारे में बात कर रहे हैं तो बात कर लेते हैं रेबल किड के बारे में। तो जो रेबल किड है वो स्प्लिट्सविला कंटेस्टेंट योगेश को एक्सपोज करते हुए दिखती हैं। आप लोग को पता होगा कि स्प्लिट्सविला X6 में हमें क्या कुछ कंट्रोवर्सी देखने को मिल रही है योगेश की, लेकिन जितने भी लोग को कॉन्टेक्स्ट नहीं पता, सबसे पहले आप लोग को कॉन्टेक्स्ट देता हूँ। तो हुआ क्या कि स्प्लिट्सविला के ही अंदर एक कंटेस्टेंट है जिनका नाम है योगेश रावत एंड वो अभी के टाइम पे एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी में फंस गए। हुआ क्या कि जब वो स्प्लिट्सविला के अंदर भाई एक कंटेस्टेंट बन के आए थे, तो वहां पर भाई उनको एक लड़की मिलती है जिसका नाम था आकांक्षा चौधरी। उसके साथ में यार योगेश का काफी ज्यादा लव एंगल वगैरह दिखाने लगे शो वाले, एकदम इस तरीके से बना दिए कि भाई ये लोग प्रॉपर लव बर्ड्स हैं एंड बाहर जाके भाई शादी तक कर लेंगे। लेकिन जो स्प्लिट्सविला वाले हैं, इन लोगों से भाई यार ये चैन देखा नहीं गया एंड लिटरली उन्होंने योगेश की एक्स गर्लफ्रेंड रूरू ठाकुर को भी शो के अंदर बुला लिया। एंड जो रूरू ठाकुर है वो भाई एक्सपोज वगैरह करते हुए दिख रही थी योगेश को इस शो के अंदर। इतना ही नहीं, रूरू ठाकुर ने योगेश के ऊपर में भाई चीटिंग एलिगेशंस तक लगा दिए हैं भाई योगेश के ऊपर। एंड उन्होंने ये भी बोला है कि जो योगेश रावत है वो काफी सारी लड़कियों को मैनिपुलेट करता रहता है। और जो रूरू ठाकुर है उन्होंने ये तक भी एलिगेशन लगाया है कि जो योगेश है वो आकांक्षा के साथ में ये लव एंगल इसीलिए क्रिएट कर रहा है क्योंकि ये बस बिग बॉस में एंट्री ले सके आकांक्षा के साथ में। एंड ऑल्सो ये सारी की सारी चीजें फेक कर रहा है, फेक लव प्रिटेंड कर रहा है। बाकी रेबल किड का हमें क्या रिएक्शन देखने को मिलता है भाई यार योगेश के ऊपर एंड आकांक्षा एंड रूरू जो इनकी कंट्रोवर्सी वगैरह चल रही है उसके ऊपर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। थॉट्स आर आकांक्षा का बहुत गलत कटने वाला है। देन आकांक्षा ऑन दिस शो मीट्स योगेश। दिस इज वॉट योगेश लुक्स लाइक। अगर तुम बॉम्बे में किसी भी स्ट्रगलिंग एक्टर को उठा लो या अगर तुम आराम नगर में एक पत्थर फेंक के मारो, दैट गाय विल लुक एग्जैक्टली लाइक दिस। Yogesh and Akanksha form a connection and they're really lovey-dovey, oh my god, and they become the strongest, best couple of Splitsvilla. And just like all other cute couples in the world, Yogesh Akanksha का एक nickname रखता है, which is Akutara. First of all, ew, that's a horrible nickname. And Yogesh also promises Akanksha that once we get out of Splitsvilla, we are gonna go traveling. And you would think he's gonna take her to the Maldives, he's gonna take her to Dubai. No, Yogesh is like, I'm gonna take you to my hometown. वादे भी योगेश के 2 रुपए कहेंगे। I don't like Yogesh. Anyway, then these Splitsvilla people are like, okay, लौड़े लगाते हैं इनके, and they call Yogesh's ex Ruru to the show. This is what Ruru looks like. So Ruru comes in, and Ruru is like, oh my god, baby, I've missed you so much, and I only came to the show to get you back. First of all, Ruru, ew, like disgusting behavior. You look like a baddie. You have red hair. You literally give baddie vibes, and you have chased a guy to get him back. Are you crazy? Are you dumb? And my thing is that you have followed him to this show.
What if he says no? What if he says I don't miss you? ये सब सोच के तुम लोगों को डर नहीं लग रहा है? बाकी बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ बात करते हैं एलविश यादव के बारे में। अभी के टाइम पे सोशल मीडिया पे एलविश यादव को काफी ज्यादा हेट दिया जा रहा है। बेसिकली हुआ क्या कि कल के दिन एलविश यादव का एक नया ब्रांड लॉन्च होता है जिसका नाम है डिफर, एंड वहां पर यार वो क्लोथिंग आइटम वगैरह सेल कर रहे हैं। जैसे कि उनकी कल के दिन हमें एक टी शर्ट लॉन्च होती हुई दिखी थी जिसकी प्राइस यार 3800 थी, एंड लिटरली उसको मल्टीपल लोगों ने खरीदा। कुछ रिपोर्ट्स के हिसाब से एक दिन में ही एलविश यादव ने 50 लाख से भी ज्यादा की सेल कर ली है। लेकिन वही लोग यार काफी ज्यादा सवाल उठा रहे हैं, किसने ऑडियंस वगैरह बना लिए, इतने महंगे महंगे टी शर्ट्स बेच रहा है। इस पे मल्टीपल ट्वीट्स वगैरह भी किए जा रहे हैं कुछ लोग के साइड से। मैं तुम्हें कुछ ट्वीट्स के स्क्रीनशॉट भी दिखा दूंगा, तुम लोग देख पाओगे। लेकिन इतना ही नहीं, ये जो क्लोथ है, ये जो टी शर्ट है, इसकी प्राइस इतनी ज्यादा हाई क्यों है, उसके बारे में हमें एलविश यादव का रिएक्शन भी देखने को मिला। और एक और चीज़ है जो मुझे एड्रेस करनी है, जैसे लोग मेरे को कह रहे हैं कि एलविश भाई महंगी निकाल दी आपने। बिल्कुल सही बात है, ये महंगी है क्योंकि तुम्हारा भाई अब प्रीमियम उसमें आ गया। मतलब जब तुम लोगे ना इसको, मैं बता रहा हूँ, जब तुम लोगे इसको तो तुम्हें पता लगेगा कि इतने की क्यों है। तुम कहोगे महंगी रखनी थी। एक इसको मैं वैसे यहाँ से दिखा नहीं पा रहा, पर ये सामान प्रीमियम है। बाकी बढ़ते हैं न्यूज़ की तरफ बात कर लेते हैं नकुल ढुल एंड अमित किल्होर के बारे में। ये दोनों लोग यार कल अपने चैनल के ऊपर में लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, जहाँ पर भाई उन्होंने रामायण मूवी के ट्रेलर के ऊपर रिएक्शन दिया। आप लोग को पता होगा रामायण मूवी का जो ट्रेलर आया उससे हमें देख के लग रहा है कि इसमें काफी सारे आइटम्स को भाई एआई से क्रिएट किया गया है। बहुत सारे लोग भाई इस पे कह रहे हैं। हालांकि इस मूवी को डीनेक ने यार वीएफएक्स दिया है, जो कि 8 से भी ज्यादा मूवीज को भाई यार ऑस्कर्स वगैरह जिता चुका है, जैसे इंटरस्टेलर, इंसेप्शन, एवेंजर्स की भी काफी सारी मूवीज, मिशन इम्पॉसिबल, हैरी पॉटर एंड और भी बहुत सारी मूवीज। लेकिन लोग जो है वो यार डीनेक को इसके लिए यार दोषी नहीं मान रहे हैं। लोग यार रामायण मूवी के ही क्रिएटर्स को इस चीज के लिए दोषी मान रहे हैं, बिकॉज आप लोगों ने डीनेक का जो भी प्रोजेक्ट दिखा है वो मोस्टली हॉलीवुड मूवी में देखा है, एंड डीनेक वहां पर इतना अच्छा काम इसीलिए किया। इसके पीछे का रीजन ये है कि जो हॉलीवुड मूवीज है वो हर सीन को रियल में इवेंट को शूट करते हैं। जैसे कि रामायण मूवी में हमें जो जंगल वाला सीन देखने को मिला, वो खुद यार बॉलीवुड वालों ने खुद भाई उसको शूट नहीं किया था। हालांकि वहीं ऑन द अदर हैंड जो हॉलीवुड वाले हैं वो रियल इंसिडेंट को खुद भाई शूट करते हैं, एंड वीएफएक्स का जितना काम है बस उतना ही करने देते हैं। एंड हालांकि लोगों को रामायण मूवी के अंदर ज्यादा वीएफएक्स का ही काम देखने को मिल रहा है। इतना ही नहीं, इसके बजट के रिलेटेड भी बहुत ज्यादा बातें हो रही हैं। हमें कुछ रूमर से पता लगा था कि इस मूवी को बनाने में 4000 करोड़ रुपए लगे हैं। हालांकि बॉलीवुड में अभी तक कोई ऐसी मूवी नहीं आई जिसने 4000 करोड़ कमाया है। धुरंधर भी जो अभी यार इतनी हिट जा रही है वो 1200-1300 करोड़ ही कमाई है अभी तक। तो वही यार ये लोग बात करते हुए दिखते हैं कि इतनी बड़ी मूवी जो है उसमें इतने पैसे इन लोगों ने लगा दिया एंड ये लोग कमा पाएंगे। इतना ही नहीं, अमित किल्होर ने तो ये तक भी बोला कि बॉलीवुड जो है वो मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा है, यानी कि ब्लैक मनी को व्हाइट मनी में कन्वर्ट कर रहा है। रामायण का ट्रेलर देखा यार? मैंने देखा यार रामायण का ट्रेलर, बिल्कुल देखा है। आपको लग रहा है उसमें इन्होंने 4000 करोड़ रुपए खर्चे हैं? इसमें यार 4000 रुपए की ना एक फ्लो एआई होती है गूगल की, उसकी सब्सक्रिप्शन आती है। वो पूरा ट्रेलर यार या वो एआई से बनाया या वीएफएक्स से बनाया, वो बहुत ही बेकार बनाया भाई, भगवान का। इतना ज्यादा ही आई है उसमें। मतलब तुम जंगल के सीन तो जंगल में शूट कर सकते हो, जंगल के सीन जंगल में शूट। अरे उसके लिए तुम एआई की यूज कर रहे हो। मतलब वीएफएक्स तू पिक्चर देखता है ना बढ़िया, तो जो पिक्चर में जैसे कोई भी पिक्चर उसमें जो सीन जिसमें सीजीआई या वीएफएक्स भी है ना, वो अच्छा तब लगता है जब उसको ना शूट कर रखा हो किसी मटेरियल के साथ। इन्होंने रणबीर कपूर को खड़ा करा, पीछे स्क्रीन लगा दी बस पीछे। थोड़ी देर को बाहुबली की झलक नहीं लगी हल्की? बाहुबली नहीं देखी मैंने, झलक कहाँ से लगेगी? मैंने वो इसमें देखा, क्या मेरे को पता क्या लग रहा है कि 4000 करोड़ रुपए वगैरह। बॉलीवुड तो इस वक्त एट दिस पॉइंट वो बन चुका मनी लॉन्ड्रिंग का हब। मनी लॉन्ड्रिंग, नेताओं का काला पैसा उसमें वाइट किया जा रहा है और कुछ नहीं हो रहा है। एक बात बता, कोई बड़ी सब अवेंजर्स देखिए, अवेंजर्स एंड गेम कितने रुपए बनी थी? एवेंजर्स एंड गेम पता नहीं, ज्यादा भी बनी होगी, 300 मिलियन डॉलर, 2000 करोड़ में। 2000 करोड़ मेरे को समझ ही नहीं आ रहा 4000 करोड़ रुपए कहाँ लग जाएंगे इंडिया में। झूठे नंबर्स दिखाए जा रहे हैं, ये चल रहा है। हाँ बिल्कुल। अरे जब धुरंधर ने कितने कमाए? 1000 करोड़, ज्यादा ज्यादा 2000 करोड़। जब इंडिया की हाईएस्ट रनिंग पिक्चर 2000 करोड़ कमा रही है, तो तुम किसी पिक्चर पे 4000 करोड़ रुपए कहाँ से लगा दोगे? कोई इन्वेस्ट ही नहीं करेगा। ये नंबर इसने बना दिया ऐसी मजे, कोई मेरे हिसाब से नहीं है भाई। 4000 दंगल ने कमाए सबसे ज्यादा, वो भी चाइना की वजह से। वो भी चाइना की वजह से। तो वहां पे स्पोर्ट इंडिया में जो सबसे महंगी पिक्चर है वो 500 या 600 करोड़ तक का कोई रिस्क ले सकता है। 4000 करोड़ की पिक्चर हॉलीवुड नहीं बना रहा यार। तो बना भी रहे तो वो पैसा दिखा तो दिखना भी तो चाहिए, दिखना भी तो चाहिए। वहां बना दिया। देखो मैंने उस ट्रेलर पे ना वीडियो भी बनाया था, तो ये तो बच्चे बोले सर 6 महीने बाद सही हो जाएगा, ये तो एरर है पोस्ट प्रोसेसिंग में। यार इस साल की सबसे एंटिसिपेटेड सबसे बड़ी पिक्चर, और ऊपर से रामायण के बारे में, अगर उसका ट्रेलर ही सही नहीं है तो मतलब दिख गया ना, काम में डिटेलिंग में इंटरेस्ट ही नहीं है फिर। तो भाई मैं बड़ा डिसअपॉइंटेड था यार। और ऊपर से मेरी सोच है यार, बिल्कुल यार ये पिक्चर ना हमारे इंडिया की जो हेरिटेज है ना उसको वर्ल्ड पे कैटापुलेट कर सकती है।
कैटापल्ट कर सकती है, मतलब सब देखेंगे ना, फिर हमारी स्टोरीज से इंस्पायर होंगे। जीओटी लेवल का, एवेंजर्स लेवल का मैटर हो जाएगा ना, कि सबके सब देखे, पूरे पॉप कल्चर में पहुंच जाएगी। बाकी बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ, बात कर लेते हैं राघव चड्ढा के बारे में। मैंने आपको रिसेंट वाली वीडियो में दिखाया था कि राघव चड्ढा जो है उनको भाई उनकी खुद की पार्टी आम आदमी पार्टी ने पार्लियामेंट में कुछ भी बोलने से भाई बैन कर दिया है। इसके बाद में हमें उनका रिप्लाई वगैरह भी देखने को मिला था, लेकिन अभी के टाइम पे राघव चड्ढा ने कुछ ही घंटे पहले एक वीडियो अपलोड करी जहां पर यार वो आम आदमी पार्टी के लगाए हुए एलिगेशंस के ऊपर रिएक्ट करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग भाई यार राघव चड्ढा को ये सब कह रहे हैं कि कभी भी केजरीवाल की साइड वगैरह नहीं लेता है एंड ये मोदी से डरता है। इतना ही नहीं, बहुत सारे लोग कह रहे हैं बीजेपी भी ज्वाइन कर रहा है। तो अपनी वीडियो के अंदर 3 लगाए हुए एलिगेशंस के ऊपर रिएक्ट करते हैं राघव चड्ढा। कल से मेरे खिलाफ एक स्क्रिप्टेड कैंपेन चलाया जा रहा है। सेम भाषा, सेम बातें, सेम आरोप। ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, बल्कि एक कोऑर्डिनेटेड अटैक है। पहले मैंने सोचा कि मुझे इसका जवाब नहीं देना चाहिए, फिर लगा कि कहीं एक झूठ को 100 बार बोला जाए तो कुछ लोग मान ना ले, इसलिए मैंने सोचा कि जवाब दूं। आम आदमी पार्टी ने 3 आरोप लगाते हुए ये कहा कि इन 3 आरोपों की वजह से हम राघव चड्ढा को पार्लियामेंट में बोलने का मौका नहीं दे। राघव चड्ढा के पार्लियामेंट में बोलने पर रोक इसलिए लगाई गई क्योंकि उन्होंने ये 3 गलतियां की। मैं एक एक करके इन तीनों पर आपसे बात करना चाहूंगा। पहला आरोप कि जब ऑपोजिशन पार्लियामेंट से वॉकआउट करता है, सदन से वॉकआउट करता है, तो राघव चड्ढा वहीं बैठे रहते हैं, वो वॉकआउट नहीं करते। ये सरासर झूठ है, सफेद झूठ। मैं चुनौती देता हूं, एक इंस्टेंस, एक दिन ऐसा बताइए जब ऑपोजिशन ने वॉकआउट किया हो और मैंने उनका साथ ना दिया हो, मैं साथ में वॉकआउट नहीं किया हो। और पार्लियामेंट में तो हर जगह सीसीटीवी कैमरा है, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल कर दिखा दीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। दूसरा आरोप लगाया कि राघव चड्ढा ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर के इंपीचमेंट मोशन पर, यानी कि मुख्य चुनाव आयुक्त को हटाने वाली जो याचिका थी, उस पर साइन करने से मना कर दिया। दूसरा सफेद झूठ, ना मुझे आम आदमी पार्टी के किसी भी नेता ने इस मोशन पर साइन करने के लिए कहा, ना औपचारिक तौर पर कहा, ना अनौपचारिक तौर पर कहा। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा में कुल 10 सांसद हैं, जिनमें से 6 या 7 सांसदों ने इस मोशन पर खुद ही साइन नहीं किया। तो भला इसमें मेरी क्या गलती? खाली सारा दोष मुझ पर ही क्यों मढ़ा जा रहा है? और इस मोशन के लिए राज्यसभा में कुल 50 सिग्नेचर चाहिए होते हैं, यानी कि 105 विपक्षी सांसदों में से मात्र 50 सिग्नेचर से ये याचिका पूरी हो जाती। तो इतना शोर क्यों? और तीसरा आरोप जो मुझ पर लगाया गया वो ये था कि राघव चड्ढा डर गए हैं और इसलिए वो बेकार मुद्दे उठाते हैं। पहली बात मैं बता दूं कि मैं पार्लियामेंट में शोर मचाने, चीखने, चिल्लाने, माइक तोड़ने या गाली देने नहीं गया। मैं वहां पर जनता के मुद्दे उठाने गया हूं, लोगों की बात करने गया हूं। और मैंने कौन सा मुद्दा नहीं उठाया? मैंने जीएसटी से लेकर इनकम टैक्स की बात करी, पंजाब के पानी से लेकर दिल्ली की हवा का मुद्दा उठाया, हमारे सरकारी स्कूलों की हालत से लेकर कैसे पब्लिक हेल्थ केयर इंस्टीट्यूशंस को मजबूत किया जाए, इंडियन रेलवेज में जो पैसेंजर्स ट्रैवल करते हैं उनकी समस्याएं रखी। और बाकी हम लोग राघव चड्ढा के बारे में बात कर रहे हैं तो राघव चड्ढा क्या सच में बीजेपी ज्वाइन कर रहे हैं? इस चीज को एक्सपोज करते हुए दिखते हैं नकुल ढुल उसी वाले लाइव स्ट्रीम के ऊपर, जहां पर भाई उन्होंने एज अ गेस्ट की तरह अमित किलोर को भी बुलाया था। तो ये लोगों ने प्रॉपर भाई रिप्लाई किया राघव चड्ढा को कि ये बस नाटक कर रहा है, बीजेपी ज्वाइन करने के लिए सारी चीजें कर रहा है। इतना ही नहीं, मैंने आपको कुछ लास्ट वीडियोस में दिखाया था कि जो नकुल ढुल है उन्होंने एक स्टोरी अपलोड करके पहले ही बता दिया था राघव चड्ढा जो है वो बस रील बनाने के लिए पार्लियामेंट में जाता है और उसके हमें कुछ ही दिन बाद राघव चड्ढा का पार्लियामेंट से बैन तक देखने को मिल गया। तो ये लोग क्या कहते हैं राघव चड्ढा के ऊपर मैं तुम्हें दिखाता हूँ। राघव चड्ढा सिचुएशन पे क्या आपका ओपिनियन है? राघव चड्ढा जा रहा है बीजेपी में। मैं भी ये बोल रहा हूँ बीजेपी में जा। मैंने ना 2 दिन पहले वीडियो बनाई, ठीक है, आज वो निकल गया, ठीक है। मैंने इसको बोला था और इसे निकालेंगे ये, ठीक है, और ये बीजेपी में जाएगा, ठीक है। अब मैं रीजन बताऊं उसके पीछे क्या है। लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल जेलस हो रहा है उससे, ठीक है, कि उसकी पॉपुलैरिटी हो रही है, पर मैं कह रहा हूँ रीजन वो भी नहीं है। आम आदमी को राज्यसभा में उसको भेज रखा है अपने मुद्दे उठाने के लिए, ठीक है। वहां पे वो समोसों के रेट कम करवा रहा है, ठीक है। बीजेपी को क्रिटिसाइज करने की बजाय, बीजेपी को इतने बड़े मुद्दे चल रहे हैं, किसी भी बोल सकता है वो समोसों के रेट, चटनी कम मिल रही है, सर हरी चटनी मिर्च कम थी आज, ये सब मुद्दे उठा रहा है वो, ठीक है। बच्चों को लगता है हाँ सही कह रहा है, चटनी में मिर्च कम थी, वो लाइक करते हैं, ठीक है। उसके सारे टॉपिक ना रील फ्रेंडली हैं, उसका ना कोई पर्पस वो नहीं है, क्या नाम है, जमीन पे कुछ भी नहीं है। तो उसका दिख रहा था यार, पिछले 5-6 महीने से देख के गैस कर लेते थे कि यार इसका बात ही नहीं कर रहा बेचारा, नाम ही नहीं ले रहा केजरीवाल का, है भी या नहीं उस पार्टी में, पता भी नहीं। अब अगर किसी को नहीं पता हो ना कि वो आम आदमी पार्टी में, कोई बता नहीं सकता कि वो है। वही तो अभी जेल से रिलीज हुआ है वो बोल सकता था कि भाई तुमने उसको बेमतलब में जेल में क्यों डाला हुआ था। और ऐसा नहीं, तुम्हें मैं बता दूं जिनको नहीं पता, राज्य वो राघव चड्ढा इलेक्टेड नहीं है,
उसको आम आदमी ने खुद ही भेजा हुआ है राज्यसभा में राज्यसभा नॉमिनेटेड है वो, पार्टीज खुद भेजती हैं, वो चुन के नहीं आया, लोगों ने नहीं चुना उसे, इलेक्शन नहीं जीता है वो। तो चलो गाइस, इस वाली वीडियो के लिए मेरे पास अभी तक इतनी न्यूज़ थी। आगे जो न्यूज़ मिलेगी मैं आप लोगों को बता दूंगा। और हर गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही मत भूलना। एक सेकंड लगता है, करो सब्सक्राइब। यहाँ पर मैं आपको डेली यूट्यूब कम्युनिकेटेड इंटरेस्टिंग न्यूज़ भाई सबसे पहले देता रहता हूँ। मैं मिलता हूँ तुम्हें नेक्स्ट वाली वीडियो में। पीस आउट।